हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रिवीजन सीरीज़ को। चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कर रहे हैं हम, क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। दिस रिवीजन सीरीज इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पैटर्न। ओके, तो उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनकी प्रोबेबिलिटी है आने की, उनको डिस्कस कर रहे हैं हम इस सीरीज़ में। ओके, सो दैट्स अगेन कंटिन्यू दिस सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था, लास्ट जो हमने बात की थी वो बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। डाइपोल वाला पार्ट भी हमने कर लिया था। और अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज गॉसेस लॉ। ओके, सो व्हाट इज गॉसेस लॉ? आई गिव यू एन आइडिया अबाउट गॉसेस लॉ। सो मैंने बताया था फ्लक्स के बारे में। सो व्हाट इज फ्लक्स बेसिकली? सो अगर एक सरफेस है और सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ओके, नॉर्मली दैट इज फ्लक्स। ओके, ये मैंने बताया था आपको डिटेल में, इसमें किस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। ठीक है, दैट इज नॉर्मली। ओके, सो दैट इज फ्लक्स। एंड सो दिस इज बेसिकली अ मेजर ऑफ कि कितनी वो फिजिकल क्वांटिटी उस एरिया के थ्रू पास हो रही है। ओके, and how to calculate this? Okay, for a uniform surface of a area, this can be calculated as ea cos theta. Okay, this is the formula for flux. And you see, अगर वो जो रेगुलर नहीं हो सरफेस, ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, दोनों ही में से कोई चीज़ हो, तो हम वी कैन कंसिडर वेरी स्मॉल एरिया डी ए, एंड दिस इज ई डॉट डी एस cos theta, and we'll do the integration and we got the flux. Okay, so this is the formula for flux. And now what Gauss's law says? Gauss's law says that अगर कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लोज सरफेस की बात करेगा गॉसेस लॉ। सबसे पहली बात तो क्लोज सरफेस की, तो क्लोज सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है क्लोज सरफेस में से, दैट इज इक्वल टू कितनी फ्लक्स पास हो रहा होगा। वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहली चीज़ है उस क्लोज सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है, उस क्लोज सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है। ओके, और दूसरी बात कि मीडियम किस मीडियम में रखा गया है उस सरफेस को। ठीक है, उस मीडियम का सर्विस को किस सर्विस में रखा गया है, किस मीडियम में रखा गया है, दैट इज़ द एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ओके, सो चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विल गिव अस द फ्लक्स। फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इसका डेरिवेशन भी अगर देखना, हम डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है। देखो, अगर स्पेयर की बात करें, स्पेयर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है आर डिस्टेंस पे। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी एस। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ सेकेंड। Okay, so will the electric field will be this much q upon 4 pi epsilon naught r square। और देखो एरिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर जब फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स यहाँ पर डेल एस, दैट इज़ द एरिया। और पूरे सरफेस का जब एरिया निकालेंगे पूरे स्पेयर के लिए, हम स्पेयर की बात करें पर्टिकुलर केस के लिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट आपको गॉसेस लॉ तो इम्पॉर्टेंट, इसका स्टेटमेंट भी आना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है गॉसेस लॉ का? दिस इज द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, ऐसे ही हम इसको एक दूसरी तरीके से भी इसको डिराइव करके बताया कि इस तरह से भी यही आना है, हर केस में यही आना है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। आई टोल्ड यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक और देखो, एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछता ही है, मतलब चांसेस रहते हैं एक नंबर में पूछने की, कि जैसे कई दे देगा कि एक सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कितना फ्लक्स इसमें से आ रहा होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास हो रही होगी। तो आंसर है, क्योंकि इसमें से क्या है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज हो रही होगी, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज हो रही होगी, चार्ज क्योंकि नहीं है। या फिर ऐसा आ जाएगा कि कुछ चार्ज है, सपोज कि माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू डाइपोल है सपोज, ऐसा भी हो सकता है। तो कितनी फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो जीरो फ्लक्स पास हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, अगेन बाय गॉसेस थ्योरम। ओके, और कुछ और भी हो सकता है। स्पेयर की भी बात की जाती है कई बार कि स्पेयर के एक फेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है।
डेट इज अगेन ज़ीरो। ओके, कितनी लाइक स्पेयर से कितनी पास हो रही है, तो क्या कर देंगे हम, तो सपोज इसके अंदर क्यू चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पूरे सारे सर्फेसेस से पास होगी। इसकी 6 सर्फेसेस को 6 से डिवाइड कर दो, 1/6, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो इस तरह से। ओके, अब गॉसेस थ्योरम की कुछ चीज़ें होती है, जो गॉसेस जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। जब हम गॉसेस थ्योरम एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे, सबसे पहले वो क्लोज होनी चाहिए। जो गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ठीक है। क्लोज सरफेस, जब हम बेसिकली हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे तब हम एक क्लोज सरफेस खुद से बनाएंगे, और वो गॉस सरफेस इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। तो पहली बात वो क्लोज होनी चाहिए, वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, उससे पास होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उससे पास होनी चाहिए। ओके, और सिमेट्री होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अगर सिमेट्री का केस नहीं बन रहा, एंगल 0 है या 90 है, तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए गॉस थ्योरम लगाना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सिमेट्रिकल होना चाहिए क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस। किसी डिस्क्रीट सरफेस से पास नहीं होनी चाहिए। कुछ पॉइंट का हम ध्यान रखेंगे गॉस सरफेस बनाते हुए, ठीक है। तो सीधे ही हम बात करते हैं अब, ठीक है। अब सीधे ही बात करते हैं किसकी, इसके एप्लीकेशन की। दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट for board examination. This derivation and the based on this numerical and conceptual question can come. So पहला जो एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ का, that is field due to an infinitely long straight uniformly charged wire, ठीक है। that is the first. Okay, so this is okay, now see, here is a very long rod, very long rod, infinitely long rod. It is charged, uniformly charged, इसमें पूरे के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, इस पूरी रॉड के ऊपर, ठीक है। तो इस पर चार्ज है। ओके, हमें क्या करना है, इस रॉड की वजह से, जिसमें इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है और इस पर यूनिफॉर्म चार्ज है, इसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, जो आर डिस्टेंस पे है। कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड की वजह से। तो तरीका क्या है, देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ही काम क्या करेंगे इसमें, अब बात आएगी जो हम प्रीवियस टॉपिक में स्किप करके आया था एक, ठीक है। मैं बताना, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसमें बता दूंगा वो चीज़, ठीक है। कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखो, अज्यूम करो कि ये पूरा जो लेंथ है ना, रॉड है, ओके, ये जो रॉड है इसमें कितना चार्ज होगा, बहुत सारा चार्ज होगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट चार्ज है इसमें, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है। लेकिन एक चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी देखें, मतलब अगर मैं इसका कितना ले रहा हूँ पार्ट, 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, सपोज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट ले रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है, 1 सेंटीमीटर में तो लिमिटेड चार्ज होगा ना, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड में तो इनफाइनाइट चार्ज है, बट 1 सेंटीमीटर में कुछ फाइनाइट चार्ज होगा, सपोज 4 कूलम है, 1 सेंटीमीटर में 4 कूलम चार्ज है, यूनिट लेंथ में इतना चार्ज है, इसको ही हम एक नाम बोलते हैं लैम्डा। सो व्हाट इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ डेंसिटी। तो ये समझना जरूरी था हमारे लिए, और ये पूरे यूनिफॉर्म है तो ऑल थ्रू आउट लैम्डा ही रहेगा। ओके, सो लैम्डा इज दिस इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पूरे चार्ज को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, ठीक है, या यूनिट लेंथ में, एक यूनिट में कितना चार्ज है, दैट इज लैम्डा। ओके, नाउ तो हमने क्या किया, इस फील्ड के, इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर एक क्लोज सरफेस, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे गॉसियन सरफेस, मैंने बताया था आपको, पॉइंट क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे पी पॉइंट में निकालना है, दिस शुड बी क्लोज सरफेस पासिंग थ्रू, क्लोज होनी चाहिए। तो हमने क्या बना लिया, स्पेयर बना लिया एक। ओके, स्पेयर भी बना सकते थे, इसके लिए सिलेंडर भी बना सकते थे, दैट वुड बी अ गुड चॉइस, ठीक है। तो सिलेंडर भी बना सकते हैं, तो सिलेंडर वुड बी अ ग्रेटर चॉइस फॉर दिस। ओके, एंड सो वी हैव ड्रॉन अ सिलेंडर हियर। ओके, नाउ इस पी पॉइंट पे निकालना है, तो जो देखो क्लोज सिलेंडर होना चाहिए, और ये सेकेंड कंडीशन क्या है, इस पी पॉइंट से पास होना चाहिए जो हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो ये है कि ये जो सिमेट्रिकल होना चाहिए। देखो सिमेट्रिक कैसे है, तो इस जो सिलेंडर है गॉसियन सरफेस, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज दिस पार्ट, दिस कर्व सरफेस, दिस कर्व पार्ट,
this curved part of the cylinder, second part is this top part, and the last part, third part, is the lowermost part. So we have divided this cylinder into 3 parts. ओके, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. अब ध्यान से बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बाहर की तरफ होगी इस तरफ से. ओके, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस चार्ज की वजह से तो ऐसे भी आएगी, ठीक है, बट क्या देखो, क्योंकि ये इस चार्ज की वजह से एक पॉइंट ऐसा होगा, एक चार्ज यहाँ पर होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी इस डायरेक्शन में. तो इनके जो कंपोनेंट हम बनाएंगे तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमें बस ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलेगी, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी. ओके, एंड नाउ यू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर देखते हैं इन 3 सरफेस में. इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, तो कर्व सरफेस के लिए बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है. कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, ठीक है. पहली सरफेस के लिए 0 डिग्री एंगल है, दूसरी सरफेस के लिए देखते हैं, यहाँ एरिया वेक्टर बाहर की तरफ नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो कितना एंगल है, 90 डिग्री. ओके, यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री, फिर से देखो इसमें भी 90 डिग्री आएगा. तो हम इसको 3 सिमेट्रिकल सरफेस में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें 2 में 90 डिग्री है एंड 1 में दिस इज 0 डिग्री. ओके, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया. ओके, नाउ तो हमने पहली चीज़ काम कर लिया अपना. 3 स्टेप में करेंगे बेसिकली. पहला हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, मैंने 3 कंडीशन बताई आपको. अब दूसरी चीज़ क्या करेंगे, सेकंड स्टेप वो है कि हम इसको अब अप्लाई करेंगे गॉस, इसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, फ्लक्स फॉर्मूला इज व्हाट, जस्ट अ सेकंड, फ्लक्स इज, यहाँ पर लिखूंगा. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, so flux formula is basically, flux is what, total flux will be the sum of the closed integration of E dot ds. ओके, क्लोज इंटीग्रेशन होगा क्योंकि हम क्या बने, क्लोज सरफेस से क्लोज का इंटीग्रेशन आया, ठीक है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसको भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. तो फ्लक्स यहाँ पर इस रीजन में, ये फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ, इसको थर्ड बोल देता हूँ. तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर करके दिखाओ तो दिस विल बी हाउ मच, द फ्लक्स विल बी, इसको डिवाइड कर देंगे ना, ई डॉट डी एस को 3 पार्ट में, दिस विल बी ई डी एस, ठीक है, पहला पार्ट के लिए. और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो पहले पार्ट के लिए अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, पहले पार्ट में जो एंगल है, एरिया वेक्टर देखो, स्मॉल एरिया वेक्टर ले लिया मैंने डी एस, यहाँ पर क्या ले लिया, स्मॉल एरिया वेक्टर डी एस ले लिया, यहाँ पर स्मॉल, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया वेक्टर. तो एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल होगा. कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर कितना फ्लक्स आएगा, तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल रहा हूँ ऑल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा वो, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, डी एस रह जाएगा. ओके, और जबकि डी एस का इंटीग्रेशन, ठीक है, इस पूरे सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए कितना होगा, टी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस ऑफ द स्फीयर इज what, 4 pi r square, सॉरी नॉट 4 pi r, कर्व सरफेस एरिया इसके 2 pi r l, ये होता है ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 pi r l, ठीक है. 2 pi r l आ गया कर्व सरफेस एरिया. तो हमारा जो फ्लक्स आया इस सरफेस से कितना आया, फ्लक्स इस सरफेस से आया E, और उसका इंटीग्रेशन किया तो 2 pi r l, ये आ गया, ठीक है. फ्लक्स हमारा कैलकुलेट ये हुआ. अब ये दोनों सरफेस के लिए देखो, इन दोनों सरफेस के लिए यहाँ पर और यहाँ पर एरिया वेक्टर यहाँ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, cos 90 इज 0, तो यहाँ कोई फ्लक्स नहीं आएगा, यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं आएगा क्योंकि एरिया वेक्टर के वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, ठीक है. ऐसे यहाँ पर भी 0 आएगा, तो फ्लक्स सिर्फ यहाँ से पास होगा इस पार्ट से, और वो कितना आया, फ्लक्स आया हमारा, दिस इज इक्वल टू E 2 pi r l, ये आ गया फ्लक्स. ओके, नाउ दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया ना, पहले स्टेप में गॉसियन सरफेस बनाया, दूसरे स्टेप में फ्लक्स निकाला. अब तीसरे पार्ट में देखते हैं, तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, तीसरे पार्ट में जो फ्लक्स है वो आ जाएगा गॉसियस थ्योरम, गॉसियस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. बाय गॉसियस थ्योरम क्या हो जाएगा, फ्लक्स 1/ε0 चार्ज इनक्लोज, ये तो था फ्लक्स गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला, 1/ε0 चार्ज इनक्लोज. अब चार्ज इनक्लोज कितना आएगा उसको देखते हैं, ठीक है. तो चार्ज इनक्लोज के लिए देखो,
देखो यहाँ पर इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है, मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है लैम्डा है। ओके, तो एल लेंथ में कितना होगा, 1 में कितना चार्ज है लैम्डा चार्ज है, तो एल लेंथ में कितना होगा लैम्डा एल चार्ज होगा, सिंपली यूनिटरी मेथड से। ठीक है, तो हम अभी जब निकाला तो चार्ज इनक्लूस कितना आएगा इस पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर, तो आएगा दैट विल बी फ्लक्स गॉस बाय फ्लक्स विल बी बाय गॉस थ्योरम लैम्डा, क्योंकि जगह चार्ज इनक्लूस जो क्यू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया फ्लक्स। दिस इज द फ्लक्स। और हमने फ्लक्स को किसके अभी निकाला था, फ्लक्स बाय द डेफिनेशन, ठीक है, बाय द फॉर्मूला दैट इज E2πRL। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, क्या करेंगे इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू इंटू E इंटू 2πRL इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट या लैम्डा एल। ठीक है, एल से एन कैंसिल हुआ। ठीक है, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द दिस स्ट्रेट इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्शन की बात करूं, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी कुछ ऐसे, तो उसको हम यूनिट वेक्टर आर कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, ये आई, यहाँ पर आर कैप लगा दिया। आर कैप केस में यूनिट वेक्टर टू आउटसाइड दिस चार्ज बॉडी। ओके, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस लगा देंगे, मतलब इस यूनिट वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो हमने किस तरह से डेरिवेशन किया, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको देखा। ठीक है, इसके बाद सेम इसी तरह से हम और का भी कर सकते हैं। ओके, तो उसको मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही वीडियो में इतने ही रखता हूँ वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में उस पार्ट को भी कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।